रासायनिक बलगतिकी का पार्ट नंबर 4 भाग 4 आप हम लेते हैं। देखिए मित्रों, इससे पहले हम शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित समीकरण को देख चुके थे। आज हम लोग उससे आगे चलते हैं और उससे आगे पढ़ते हैं संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत में महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो पहली चीज देखो, संघट्ट सिद्धांत दो साइंटिस्ट ने दिया, मैक्स ट्राउटच और विलियम्स लेविस। ये देने वाले साइंटिस्ट थे मैक्स ट्राउटच व विलियम लेविस। मैक्स ट्राउटच व विलियम्स लेविस ने संघट्ट सिद्धांत प्रस्तुत किया। अगली बात, ये जो सिद्धांत है यह गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित है। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित है। अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित है। अणुगतिक सिद्धांत पर यह काम करता है। अगली बात, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या है? तो देखो, अभिकारक से उत्पाद बनेंगे तो अभिकारक टूटेंगे और उत्पाद बनेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले टक्करों का, संघटों का होना आवश्यक है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? मुख्य बिंदु, तो आप कहोगे अभिकारक से उत्पाद बनने में संघटों या टक्करों का होना आवश्यक है। टक्करें होनी चाहिए। दूसरे, जो टक्कर है, टक्करें या संघट्ट अधिकतम हो, ज्यादा से ज्यादा ये होनी चाहिए। और इस बात को आप प्रदर्शित करते किससे? संघट्ट आवर्ती से। संघट्ट आवर्ती को बोलते हैं ZAB। ये भी बोर्ड में पूछा गया है, संघट्ट आवर्ती किसे कहते हैं? तो इकाई सेकंड में, 1 सेकंड में, इकाई आयतन में, इकाई सेकंड में, इकाई आयतन में जो टक्करें होती है उन टक्करों को आप क्या बोलते हो? संघट्ट आवर्ती बोलते हो। तो देखो, अभिकारक से उत्पाद बनने में टक्करें हो, टक्करें अधिक से अधिक हो, इसे हम संघट्ट आवर्ती से प्रदर्शित करते हैं। संघट्ट आवर्ती किसे कहते हैं? 1 सेकंड में इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या क्या कहलाती है? संघट्ट आवर्ती कहलाती है। नेक्स्ट, तीसरी बात, ये जो इनमें टक्करें हो रही है उनका उचित अभिविन्यास हो। ठीक है, तो आप कहोगे क्या हो? उचित अभिविन्यास। जो टकराने वाले अणु है उनका विन्यास कैसा होना चाहिए? उनकी दिशा आमने सामने की टक्कर हो तो उनका अभिविन्यास क्या हो? अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या अभिकारक से उत्पाद बनने में टक्करें हो, टक्करें ज्यादा से ज्यादा हो, इस बात को प्रदर्शित करते हैं संघट्ट आवर्ती से। और उचित अभिविन्यास हो या टक्करें कैसी हो? प्रभावी, तो प्रभावी संघट्ट होनी चाहिए। प्रभावी संघट्ट होनी चाहिए, उपयुक्त। और दूसरी अगली बात, टकराने वाले अणुओं में सक्रियण ऊर्जा न्यूनतम है। जितनी सक्रियण ऊर्जा कम रहेगी, अभी बात करेंगे कैसे, सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होता है उतने ही अणु तेजी से टकराते हैं। तो अगली बात, सक्रियण ऊर्जा का मान न्यूनतम हो। सक्रियण ऊर्जा न्यूनतम हो, टक्करें ज्यादा हो और सक्रियण ऊर्जा न्यूनतम हो। इन बिंदुओं के आधार पर टक्कर सिद्धांत का गणितीय रूप बना PZAB e की घात -EA/RT। यह टक्कर सिद्धांत का गणितीय रूप है, जहां P टक्करों की प्रायिकता है। ये होती है टक्करों की प्रायिकता। P मतलब टक्करों की प्रायिकता। ये होती है संघट्ट आवर्ती। संघट्ट आवर्ती, ठीक है। EA होती है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, R गैस नियतांक और T होता है आपका ताप। यह आपका क्या है? संघट्टवाद है। तो आप कहोगे अभिकारक से उत्पाद बनने में अभिकारक अणुओं के बीच टक्करें होती हैं
और ये जो टक्करें होंगी आपकी, ये टक्करों को समझने के लिए कि भाई कितना उत्पाद बनेगा, कितना क्या होगा, इन बातों को समझने के लिए ट्राउजट और विलियम्स लेविस ने अपना सिद्धांत दिया जिसे संगत सिद्धांत कहते हैं। यह गैसों के अणुगतिक सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत की मुख्य बात है अभिकारक से उत्पाद बनने में टक्करें अधिकतम हो। इसे संगत आवर्ती से प्रदर्शित किया जाता है। इकाई सेकंड में इकाई आयतन में होने वाली टक्करों की संख्या संगत आवर्ती कहलाती है। टकराने वाले अणु प्रभावी संगत करें, मतलब उनका विन्यास या अभिविन्यास उचित हो, वो आपस में ऐसे मतलब कैसे भिड़े, जोरदार टक्कर हो और बिल्कुल अभिविन्यास अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट, और सक्रिय ऊर्जा न्यूनतम। इस आधार पर टक्कर सिद्धांत की गणितीय रूप क्या बना, PZAB e की घात -e/RT। अब ये जो टक्कर सिद्धांत बना, इस टक्कर सिद्धांत से दो बातों ने जन्म लिया। एक तो कि टकराने वाले अणुओं में ऊर्जा हो, तो क्या इस जो टक्कर सिद्धांत के अनुसार है इसमें दो अवरोधक काम करते हैं। अवरोधक कौन कौन से, जो अभिकारक से उत्पाद बनने को रोकते हैं, उसमें एक होता है एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा अवरोधक, ऊर्जा अवरोधक, और दूसरा होता है आपके पास अभिविन्यास अवरोधक। अभिविन्यास अवरोधक राजस्थान बोर्ड 2018 में, आरबीएससी बोर्ड 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऊर्जा अवरोधक व अभिविन्यास अवरोधक को समझाइए, 2 नंबर का सवाल था। अब देखो ऊर्जा अवरोधक कैसे भाई, जैसे अपन बात करते हैं परीक्षा में पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए। 33 नंबर आ रहे हैं तो बच्चा पास हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बना लेगा। 33% से कम आए तो पास नहीं होगा। तो इसी प्रकार वह न्यूनतम ऊर्जा जो बच्चे को पास कराने के लिए आवश्यक है वो होती है क्या, पासिंग मार्क्स। तो यहाँ अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं कौन सी ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा या दहलीज ऊर्जा। दहलीज ऊर्जा क्या है, सक्रिय ऊर्जा क्या, आगे ग्राफ से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी छोटा सा बात ध्यान रखें, ये पासिंग मार्क्स है। अगर अणु दहलीज ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा अर्जित कर पाएगा तो वो अवरोधक को पार कर जाएगा, और अवरोधक को पार करके क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा, अन्यथा उत्पाद नहीं बना सकता। इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा अवरोधक। ठीक है, सवाल आएगा टक्कर सिद्धांत या संगतवाद के अनुसार ऊर्जा अवरोधक व अभिविन्यास अवरोधक किसे कहते हैं। तो आप कहोगे अभिकारक से उत्पाद बनने में जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह होती है दहलीज ऊर्जा। यदि अभिकारक अणु दहलीज ऊर्जा या इससे अधिक ऊर्जा रखता है तो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, अन्यथा परिवर्तित नहीं हो सकता, जिसे हम ऊर्जा अवरोधक कहते हैं। बस इसमें दहलीज ध्यान रखना है। अब यहां पर आपके पास क्या है, अभिविन्यास अवरोधक। अभिविन्यास अवरोधक का मतलब है जो आपके पास टक्कर है वो, जैसे अपन बात करते हैं कि पासिंग मार्क 33 है। अब कोई बच्चा पढ़ के नहीं आया तो वो क्या करेगा, इधर उधर मुंडकी को फैलाएगा, इसका टिप उसका टिपा उसका टिपा उसका टिपा, बट 33 नंबर नहीं ला पाया तो उसकी नकल करना व्यर्थ है। और ऐसे विन्यास उचित हो गया का होशियार बच्चा पास में बैठा टपाट टपाट नकल करके टिप लिया, दैट मींस उसका जो विन्यास था वो बढ़िया था, प्रॉपर विन्यास था, सारी की सारी नकल कर ली। तो ऐसे ही टकराने वाले अणुओं की दिशा अगर ढंग से रही तो टकरा पाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं NO2 प्लस NO2 आपस में मिलकर बना रहा है आपका N2O4 बन रहा है। इसको डायमेट्रिकली बात करें तो ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन प्लस ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये आपस में टक्कर करेगा। अब देखो इसका सेंटर है, इसका टर्मिनल है। नाइट्रोजन तो केंद्रीय धातु, ऑक्सीजन क्या है आपके पास, इसका टर्मिनल है, मतलब किनारा है। तो जब किनारे की टक्कर इससे होगी तो कोई उत्पाद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये टक्कर का उचित अभिविन्यास नहीं है। जबकि यही बात ऐसे हो NO प्लस NO, ये अनुपास आते आते सेंटर से सेंटर मिल गया, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन,
यहां से जोरदार भिड़ंत हुई केंद्र से केंद्र की, तो इससे उत्पाद बन जाएगा N2O4। तो ये क्या है आपके पास, सही या उचित, यह आपका उचित अभिविन्यास है, जबकि ऊपर वाला उचित अभिविन्यास नहीं था। तो क्या लिखेंगे अभिविन्यास अवरोधक में, आप कहोगे सामान्यतः कई टक्करें होती है, लेकिन उन सभी होने वाली टक्करों का उचित अभिविन्यास नहीं होता। उनमें से वे कोलिजन्स, वे टक्कर जिनका उचित अभिविन्यास होता है, वे अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगी, और जिनका नहीं होता वो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो सकती। अर्थात ये भी एक अवरोध हो गया। कभी उचित अभिविन्यास है तो ही बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही दहलीज ऊर्जा है तो ही बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो इसमें तो दिशा का ध्यान रखना और इसमें दहलीज ऊर्जा का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगली बातें चलते हैं। संगत सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, वैसे तो अभिक्रिया का वेग हमने पढ़ा था dx/dt होता है, पर संगतवाद के अनुसार अभिक्रिया का वेग लिखते वैसे भी हम इसको dx/dt समानुपाती होता है φg। याद कर लो dx/dt समानुपाती φg। f और z, f है आपके पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और सॉरी ये कह सकते हैं आप z तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, मतलब संगत आवर्ती। ये तो बताता है किसको, संगत आवर्ती को, और ये किसको बताएगा भाई, ये बताएगा अभिविन्यास को। तो दो ही तो अवरोधक है, एक तो संगत आवर्ती मतलब ऊर्जा, और दूसरी क्या आपके पास अभिविन्यास अवरोधक। तो ये बताता है किसको, अभिविन्यास। तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है φg पर। f अभिविन्यास है और z संगत आवर्ती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं आप। नेक्स्ट ये हो गया आपके पास टक्कर सिद्धांत के बाद पूर्ण बिंदु, उसके बाद दो अवरोधक और अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, तो φg। नेक्स्ट अगला, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, वो भी हमें संगत सिद्धांत के अनुसार देना है। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं भाई। का संगत सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भरता, यूं कह दो आप, ताप पर निर्भरता। वैसे तो देखो इस बात को हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्या होगा, ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और सामान्यतः 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग कितना, या तो 2 गुना या 3 गुना तक हो जाता है, और जनरली कितने गुना होता है, 2 गुना। तो अब ये किस बात पर निर्भर करता है, तो देखो अभिक्रिया का वेग भी दो बातों पर निर्भर करता है, कि जैसे ताप बढ़ाया तो संगत आवर्ती बढ़ेगी, टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ी तो अभिविन्यास भी बढ़ेगा। तो एक होगा आपके पास अभिविन्यास आवर्ती। अभिविन्यास पर क्या निर्भर करेगा, तो देखो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो जैसे जैसे तुम ताप बढ़ाओगे, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, और यह गतिज ऊर्जा बढ़ती है कितनी परसेंट, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 3% हो जाती है। अगर टकराने वाले अणुओं की संख्या बढ़ी तो बढ़ेगी, तो उत्पाद बनने की संभावना भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ताप बढ़ाने पर क्या हुआ, संगत आवर्ती बढ़ेगी, संगत आवर्ती बढ़ने से टकरे बढ़ जाएगी, टकरे बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ गई अणुओं की, गतिज ऊर्जा बढ़ने से ज्यादा अणु क्या करने लगे, अभिकारक से उत्पाद में बनने लगे। अब सुनो, संगत आवर्ती बढ़ गई, क्या, ताप बढ़ाने पर, तो एक कारक और काम करेगा, क्या कारक, कि ताप बढ़ाने पर टक्करें बढ़ी तो संभावना यह बढ़ेगी कि उनमें से पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर या जिन टक्करों का उचित अभिविन्यास होगा वो भी बढ़ेंगे। उचित अभिविन्यास वाली टक्करें भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अभिविन्यास वाली ज्यादा हुई तो अभिकारक टूटेंगे ज्यादा और उत्पाद क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। और उत्पाद ज्यादा बनना क्या निर्भरता बताता है, ताप की निर्भरता बताता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट याद रख लें। ताप का प्रभाव, प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगना है तुगना। अब ताप बढ़ने से कौन से दो कारक बढ़ जाते हैं, तो टक्कर सिद्धांत के अनुसार संगत आवर्ती बढ़ती है, टक्करों की संख्या बढ़ती है।
ज्यादा से ज्यादा टकरे होगी तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा ज्यादा हुई तो संभावना बढ़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा अभिकारक क्या होंगे, उत्पादों में परिवर्तित होंगे। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर गतिज ऊर्जा 3% तक बढ़ जाती है। इससे तात्पर्य हो गया कि जो वेग है बहुत ज्यादा हो गया और बहुत ज्यादा होने से फटाफट अभिकारक से उत्पादन बढ़े। ऐसे ताप बढ़ाया तो टकरे बढ़ी, तो टकरे बढ़ने के साथ साथ ये संभावना भी तो होगी कि आपके पास अभिविन्यास अच्छा होगा, आमने सामने की टकरें ज्यादा होगी, जिससे टूट फूट ज्यादा होगी और उससे भी अभिकारकों से ज्यादा उत्पाद बनेंगे। नेक्स्ट, अभिविन्यास के संदर्भ में मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने अणुओं के अंश व ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचा, तो उसको बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण वक्र। मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण वक्र, यह किस किस के बीच, जब अभिविन्यास हुआ, भिड़ने वाले अणुओं की संख्या बढ़ी तो अणुओं का अंश टूटा, तो इधर होगा अणुओं का अंश और इधर होगी उसकी ऊर्जा। ठीक है, अब होगा क्या भाई, जब अणुओं का अंश व ऊर्जा के बीच ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होगा आपको, ये ऐसे, मतलब कुछ अणुओं की ऊर्जा क्या प्राप्त होगी आपको, अधिकतम प्राप्त होगी यहां पर, और फिर होते होते क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने कहा कि कुछ अणुओं की ऊर्जा अधिकतम प्राप्त कर लेती है, इसको बोलते हैं अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा। अधिकतम, ये गतिज ऊर्जा है, अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा, और ये क्या होगी, न्यूनतम संभाव्य गतिज ऊर्जा। लेकिन एक प्रकार के अणुओं की मान तो ऊर्जा का मान क्या हो गया, अधिकतम। एक जैसे अणु थे जो यहाँ चढ़ते गए और इतनी ऊर्जा कर ली, और एक प्रकार के अणुओं की ऊर्जा न्यूनतम। बाकी सब देखो अधिकतम से न्यूनतम के बीच में क्या हो गए, वितरित हो गए, फैल गए, और इसी को बोलते हैं ऊर्जा वितरण आरेख। जब गतिज ऊर्जा व अणुओं के अंश के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक प्रकार के अणुओं की ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, एक प्रकार के अणुओं की ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, और बचे हुए अणु अधिकतम से न्यूनतम के बीच में ऊर्जा को धारित किए रहते हैं। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण आरेख। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात, फिर राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन, एक अभिक्रिया 3 ताप पर हो रही है और उसका ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो अणुओं के अंश व ऊर्जा के मध्य जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा। तो अगला सुनो, यहां से आपके पास अगला ग्राफ वही आ रहा है वापस, इधर तो हो गया अणुओं का अंश और इधर हो गया आपकी गतिज ऊर्जा। यह आपका ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, यहां से फैलता हुआ ग्राफ ऐसे कांस्टेंट हो गया, ये इसकी ऊर्जा हो गई अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा। अब यह अभिक्रिया हो रही T ताप पर, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, तो अब सुनो, ताप बढ़ाने से वो क्या होगा, ये ग्राफ इस तरह से यूं जाके और इधर मिल गया। तो जरा देखो, पहले आपका ग्राफ क्या आ रहा था, पहले ग्राफ आ रहा था आपका, इसको मिटा देता हूं अभी वाले को, पहले ग्राफ आ रहा आपका A B, इसको डॉट डॉट करके मिला है, ये C और ये D। जब T+10 कर दिया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया है, तो ताप बढ़ाने से ये देखो, ये ग्राफ सक्रिय ऊर्जा, ये आपकी ऊर्जा कम हो गई, ऊर्जा कम हो गई, ग्राफ फ्लैट हो गया, चपटा, और चपटा हो गया A B, यह है आपका C' और D, मतलब इतना ये ज्यादा प्राप्त हो गया, यूं मान लो आप ऐसे, ये आ गया C' D। तो ये जो ग्राफ है ये क्या प्राप्त हुआ आपको, ज्यादा प्राप्त हुआ, जो बताता है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, और कितना बढ़ गया, लगभग इससे दुगना हो गया, पहले वाले से कितना हो गया, दुगना। यह भी राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन रह चुका है कि एक अभिक्रिया T ताप पर हो रही है, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दे तो अणुओं के अंश व गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ क्या होगा। तो ताप बढ़ाने से क्या हुआ, या तो अभिविन्यास बढ़े या संगत आवर्ती बढ़ी, कुछ भी बढ़ा, लेकिन बढ़कर ये जो ग्राफ है ये चपटा हो गया, और चपटा होकर A B C D के स्थान पर A B C' D प्रदर्शित करने लगा, जो पहले वाले का लगभग कितना होता है, दुगना होता है। इससे हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग
10 डिग्री ताप बढ़ाने पर कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। यह अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भर था। उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, संकट आवृत्ति और अभिविन्यास, मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण आरेख और कौन सा 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर वेग दुगना हो जाता है कैसे, इन चीजों को हमने क्लियर कर दिया। अगर पूछा जाए ऐसा क्यों होता था आपको भी, ताप बढ़ाने पर ग्राफ बिकम्स मोर फ्लैट, ग्राफ चपटा हो जाता है तथा ए बी सी डी के स्थान पर ए बी सी डैश डी क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है जो प्रारंभिक का दुगना होता है। अतः कहा जाता है कि अभिक्रिया का वेग कितना हो गया, दुगना अथवा 3 गुना हो गया। नेक्स्ट अगला टॉपिक है आर्रहिनियस का सिद्धांत, उसको अपन कल करेंगे। यहीं तक, धन्यवाद।